उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। गुजरात लॉबी और योगी आदित्यनाथ के बीच सीधा संघर्ष जारी है। क्या योगी आदित्यनाथ के लिए खतरा टल गया? गुजरात लॉबी ने योगी को हटाने के लिए जिन घोड़ों पर दाव लगाया है वो घोड़े कमजोर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केशव मौर्य बीजेपी को छोड़ने वाले हैं या तोड़ने वाले हैं? क्योंकि योगी ने तो पद छोड़ने से इनकार कर दिया और केशव मौर्य ओबीसी दलित को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी के बुलाने पर भी बैठक में नहीं जा रहे मंत्री। संघ के नेताओं ने भी योगी को रिपोर्ट ना देकर मौर्य को रिपोर्ट देना शुरू कर दिया है। बिसात बिछाई जा चुकी है और योगी आदित्यनाथ की विदाई तय है। क्या सही वक्त की तलाश हो रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, लेकिन नरेंद्र मोदी या अमित शाह द्वारा उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लौटकर बुद्धू घर को आए। इसके बाद अगले ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे दिया, मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। तब से सवाल उठ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य की सक्रियता के मायने क्या है? क्या केशव प्रसाद मौर्य इस बार योगी आदित्यनाथ को हटाकर ही दम लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को हटाने की कुवत रखते हैं या असली खेल कोई और खेल रहा है? केशव प्रसाद मौर्य केवल मोहरा है, क्योंकि यूपी में भाजपा की आपसी लड़ाई अब सार्वजनिक हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भाजपा के विधायक बोलने की हिम्मत नहीं रख पाते थे, लेकिन अब वो खुलकर बोल रहे हैं। योगी को लेकर भाजपा में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री 27 जुलाई को भाजपा आलाकमान मोदी शाह से दिल्ली में मिलकर अपनी तकलीफों की जानकारी देंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ का हटना उसी दिन तय हो गया था जब लोकसभा चुनाव के बीचों बीच नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि योगी आदित्यनाथ उनके मुख्यमंत्री है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब जिस मुख्यमंत्री को चाहा हटा दिया। गुजरात में पहले दो मुख्यमंत्री बदले गए, फिर पूरी कैबिनेट को ही बदल दिया गया। इसी तरह उत्तराखंड में भी 2 मुख्यमंत्री बदले गए। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन कहीं विरोध की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जिताने वाले शिवराज सिंह चौहान भी विद्रोह करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की बेहद कदावर लीडर वसुंधरा राजे सिंधिया को भी एक झटके में मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर कर दिया गया। दिल्ली से भेजी गई पर्ची में लिखे हुए नाम को उन्हें खुद पढ़ना पड़ा। भजन लाल शर्मा का नाम पढ़कर वे खुद हैरान थी कि उनकी जगह पर एक अनजाने से पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और उसके नाम का ऐलान खुद उनसे करवाया जा रहा है। फिर भी उनमें बगावत करने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए अब ये सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ को इसी तरह हटाने की हिम्मत गुजरात लॉबी में नहीं है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संगठन पर पूरा कब्जा है। पार्टी की कमान उनके हाथों में है, कॉर्पोरेट लॉबी उनके पास है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती देने वाला कोई है ही नहीं। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ को हटाने की हिम्मत अभी गुजरात लॉबी नहीं कर पा रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी अगर आज चाहे तो वे योगी आदित्यनाथ को हटा सकते हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अपनी यूएसपी है, वे हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा है। योगी आदित्यनाथ के सामने मोदी और शाह को खतरा ये है कि आगे चलकर वे भाजपा के हिंदुत्व के असली दावेदार के रूप में अपने आप को पेश कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस समय आरएसएस 2 धड़ों ने बटा हुआ है। इसी दरमियान मोहन भागवत ने भी नरेंद्र मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान पर
अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया। इसलिए समझा जा सकता है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच दूरियां है। आरएसएस का मोहन भागवत वाला धड़ा गुजरात लॉबी का विकल्प चाहता है। असल में यह गुट नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी पर पकड़ को ढीली करना चाहता है। जाहिर तौर पर मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के साथ अप्रत्यक्ष रूप से खड़े हो सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को इतना कमजोर कर देना चाहते हैं ताकि हटाने के बाद योगी कोई चुनौती ना बन सके। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का कट्टर चेहरा है। कोरोना काल में पीएम मोदी ने एक जुमला दिया था, आपदा में अवसर, और उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार नरेंद्र मोदी के लिए आपदा में अवसर बन गई है। यूपी में केवल 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में कामयाब रहे। लेकिन यह एनडीए की सरकार है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन का केंद्र है। एक तरह से हिंदुत्व का सबसे बड़ा गढ़ यूपी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 4 जून के बाद जय श्री राम का नारा लगाना बंद कर दिया। क्या उत्तर प्रदेश में केवल पराजय के कारण नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है या इससे कोई राजनीतिक खेल छिपा हुआ है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार को विपक्ष हिंदुत्व की पराजय के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। खासतौर पर अयोध्या की हार ने हिंदुत्व पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के सामने यूपी की हार को इसी रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। हालांकि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद यह लिख दिया गया कि अब केवल नरेंद्र मोदी के ब्रांड और हिंदुत्व के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता, इसलिए अन्य रणनीति पर विचार किया जाना चाहिए। मोदी का मकसद यह बताना है कि योगी के हिंदुत्व के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं पहुंच सकती। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ को केवल एक जाति के नेता के तौर पर टैग करने की भी कोशिश चल रही है। विपक्ष का आरोप रहा है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवादी है। गुजरात लॉबी भी विपक्ष के इस आरोप को पुख्ता करना चाहती है। सरकारी नियुक्तियों से लेकर डीएम, एसपी और थानेदारों की तैनातियां इस आरोप को मजबूत करती है। अगड़ी जातियों को छोड़कर अन्य जातियों पर हिंदुत्व का प्रभाव नगण्य है। अनुमान के तौर पर यह कहा जा सकता है कि हिंदुत्व के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20% वोट मिल सकता है। योगी को ब्राह्मण विरोधी भी स्थापित करने का खेल चल रहा है। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रिजेश पाठक भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ होने वाली गुप्त मीटिंग में शामिल थे। 4 जून के नतीजों के बाद लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार पर खामोशी बनी रही। लेकिन जब नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार बनाने में कामयाब हो गए तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के नेताओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ को हार के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाने लगी। रमेश चंद्र मिश्र, मोती सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, फतेह बहादुर सिंह, बाबूलाल तिवारी जैसे कई नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन की अवहेलना करना तथा प्रशासन द्वारा प्रताड़ना के आरोप योगी सरकार पर लगाए हैं। और यह आरोप लगभग साबित कर दिया गया कि योगी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और यहां तक कि विधायकों और मंत्रियों को भी नहीं सुनते। योगी आदित्यनाथ पर तो यह भी आरोप लगाया गया कि चुनाव में प्रशासन ने बीजेपी की मदद नहीं की। तो क्या बीजेपी चुनाव प्रशासन की मदद से जीतना चाहती थी, जनता की नहीं? इसी दरमियान पिछड़ी जाति से आने वाले अनेक नेता अचानक योगी पर हमलावर हो गए। अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार पर ओबीसी आरक्षण की अनदेखी करने का आरोप लगाया। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि उन्हें चुनाव हराने में योगी सरकार का योगदान है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। इसके बाद दिल्ली से लौटकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर बड़ा हमला बोला, आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का आरोप जोड़ दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने मांग की कि कॉन्ट्रैक्ट और ठेके की नौकरियों में भी आरक्षण का अनुपालन होना चाहिए। दरअसल इसके जरिए गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को पिछड़ा विरोधी साबित करना चाहती है।
केशव प्रसाद मौर्य हो या अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर, ये तमाम मोहरे हैं। इन मोहरों के जरिए वजीर को निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ सोशल इंजीनियरिंग के लिए नहीं जाने जाते। पिछड़ों में उनकी कोई खास पहुंच और पहचान भी नहीं है। पहले विपक्षियों द्वारा और अब उनकी पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा आरक्षण नहीं देने पर ओबीसी समाज की अवहेलना करने का आरोप पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। यही असली दाव है जिसके जरिए गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से निपटाना चाहती है। आरोपों का यह दौर अभी और चलने वाला है। योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवादी और खास तौर पर पिछड़ा विरोधी साबित करने के बाद उनकी विदाई की तारीख पक्की होगी। इस प्रकार सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यही होगी गुजरात लॉबी की रणनीति। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।